नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कश्मीर में अचानक से हिंदुओं को टारगेट किया जाने लगा। कुछ ही दिनों पहले वहां माखनलाल बिट्टू, जो कि दवाई विक्रेता थे और जिनका वहां पिछले 40 सालों से दवाइयों का कारोबार था, पूरे समाज में उनकी एक छवि थी कि वो नकली दवाई नहीं बेच सकते। ऐसा विश्वास, एक भरोसा 40 साल में उन्होंने बनाया। जब पिछली बार कश्मीरी विस्थापित हुए उस समय भी वो नहीं गए। उन्होंने कहा मैं मर जाऊंगा, यहां छोड़ के नहीं जाऊंगा। और आखिरकार वही हुआ। आतंकवादियों को यह लगने लगा कि कश्मीरी वापस बसाए जा सकते हैं, जैसा कि मोदी सरकार की नीति है कि धारा 370 हटाने के बाद जिस तरह से विकास किया और उसके बाद इन्होंने तय किया कि कश्मीरी पंडितों को उनके जमीनों के हक वापस दिलाए जाएंगे। और उसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा। उसके बाद से ही कश्मीरियत की बात करने वाले, आपको बता रहा हूं कि ये कश्मीरियत की बात करने वाले, कश्मीरियत करने वालों के पेट में दर्द होने लगा कि आखिरकार जिन लोगों को हमने यहां से खदेड़ भगाया था वो वापस यहां आएंगे, वापस अपनी जमीन लेंगे, वापस अपनी दुकान, अपना मकान वापस लेंगे। ये मोदी सरकार कैसे कर सकती है? और इसलिए आपको बताऊं कि आतंकवादियों को चुक चुक कर जब हमारी सेना मार रही है, ऐसे में अब गली मोहल्ले से, घरों से निकलकर लोग मार कर भाग जा रहे हैं। आखिरकार कैसे हो रहा है? अचानक से घटनाएं होती हैं। एक गोलगप्पे वाले गरीब आदमी को मारा जाता है, जाति से दलित है, बिहार का रहने वाला था। गरीब आदमी गोलगप्पे बेचकर कितने पैसे कमाता होगा? 100, 200, 500 पर डे के, 500 भी नहीं, 100-200 रुपए बेचकर अपना गुजारा चला रहा होगा किसी तरह। बिहार से चल करके एक दलित कश्मीर पहुंचा, लेकिन कश्मीरियत की बात करने वालों ने उसकी हत्या कर दी। इसी तरह आप देखिए कि ये जो माखनलाल बिट्टू को मारा, 40 साल से लोगों की सेवा कर रहे हैं दवाई देकर, उनको मार दिया। और अभी हाल ही में एक स्कूल में आतंकवादी घुसे और वहां 15 अध्यापक थे, जिनमें से सबको यह कहा गया कि जो मुसलमान है वो एक साइड हो जाओ, तो बाकी 2 बचे। और 2 में एक महिला थी जो सिख थी और एक था दीपक नाम का हिंदू। वो सिख परिवार की महिला टीचर को मार दिया और दीपक को मार दिया। अब आप समझिए ये खेल क्यों चल रहा है और इस खेल पर सारा विपक्ष मौन क्यों है? दलितों के मसीहा बनने वाले लोग इस पर नहीं बोलेंगे। कोई नहीं बोलेगा कि एक गरीब गोलगप्पे वाला दलित मारा गया है, चलो भाई इसे भी हम 10 लाख 20 लाख की मदद करेंगे। नहीं, इनको तो लखीमपुर जाना है, लखीमपुर पे संज्ञान लेना है। लखीमपुर पर कोर्ट भी सत्य संज्ञान लेगी, लेकिन इस आतंकवाद के मुद्दे पर कोई नहीं बोलेगा जहां इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आखिरकार कश्मीरी पंडितों को दोबारा बसाने का जब मोदी सरकार कोशिश कर रही है, तब ऐसे समय में यह घटना होना ये किसी साजिश से कम नहीं है। और यह साजिश में लोकल लोग मिले हुए ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं स्टेटमेंट देख रहा था टीवी पर, पत्रकार पूछ रहे थे एक टीचर से कि भाई आपके प्रांगण में ये जो 2 टीचरों की हत्या हुई है, आपके सामने हुई है, आपके बीच में, यहां से हटाकर उनको मारा गया है आपसे अलग करके। आतंकवादी कितने थे, 2 या 3? वो बोलता है मैंने देखा नहीं। कैसा संभव है? आप ये नहीं बताओ कि कैसी शकल थी, ठीक है डर है, आप ये तो बता सकते हो कि 2 थे कि 3 थे। नहीं बताना है, कश्मीरियत की बात करके बेवकूफ बनाना है इस देश को। और अब कांग्रेस बोल रही है, राहुल गांधी बोल रहा है कि धारा 370 हटाई, उसका परिणाम यह है। इसका मतलब जब धारा 370 कश्मीर में लगी हुई थी कांग्रेस के शासन में, तब वहां आतंकवाद नहीं था, तब कश्मीरी पंडित नहीं भगाए गए, तब वहां उन माताओं बहनों की छाती पे पाकिस्तान जिंदाबाद किसने लिखा था? क्या उस समय यहां कोई आतंकवाद नहीं था? धारा 370 के हटने से इन कांग्रेसियों को और इन विपक्षों को प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है धारा 370 हटने के बाद जो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वहां मूल धारा में मिलकर जो कश्मीरी पंडितों को खदेड़ भगाया गया था, उनके साथ लिंचिंग हुई थी, महिलाओं की इज्जतें तार तार की गई थी, उनको वापस मोदी सरकार बसा रही है। तो इनके पेट में दर्द है। लद्दाख को यूटी बनाकर उसका विकास किया जा रहा है, पहली बार वहां यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, वहां चीन से सुरक्षा की जा रही है। तो प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम चीन को है तो पाकिस्तान को है, लेकिन इस देश में बैठे हुए सपोलों को क्यों है? ये मेरा सवाल है। इस देश में आस्तीन के सांप ऐसे बैठे हैं कि अगर आतंकवादियों पे कार्रवाई करे
तो ये सेना को बदनाम करते हैं कि सेना वहां कश्मीर के अंदर महिलाओं के साथ रेप करती है। आज जो हीरो बना हुआ कांग्रेस का कन्हैया कुमार, वो कांग्रेस में अभी पिछले दिनों भर्ती करा है, वो तो खुलेआम कहता था, सेना पर आरोप लगाए गए। जब सेना वहां घरों से तलाशी लेकर उनके घरों में घुसे हुए आतंकवादियों को, जिनको कश्मीरी पनाह देते थे, उन लोगों के घरों से खोज खोज कर निकाल कर मार रही थी, उस समय ये कन्हैया कुमार जैसे लोगों ने आरोप लगाए कि कश्मीर में हमारी सेना वहां महिलाओं के साथ, कश्मीरी महिलाओं के साथ रेप करती है। बदनाम करने की कोशिश की गई, मुद्दा यूएन तक पहुंचाया गया, मुद्दा जो है इंटरनेशनल जो मानव अधिकार संगठन है उनमें पहुंचाया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल इस बीच में आई और ये कम्युनिस्ट सारे के सारे उसके फेवर में खड़े थे। क्यों? सेना हटाओ, सेना हटाओ। क्यों हटाओ सेना? क्योंकि आतंकवाद बढ़े। इस आतंकवाद के बढ़ने से फायदा किसको है? उन लोगों को जो देश की आजादी के बाद से 70 साल कश्मीरियत के नाम पर राज करते रहे, अपने परिवार को विदेशों में पालते रहे और कश्मीर के युवकों को पत्थर और बंदूक थमाते रहे। आज वो या तो नजरबंद हो जाते हैं या तो जेल में चले जाते हैं, और अब उनको लग गया है कि वो सत्ता में भी वापसी आएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने कश्मीर के लिए कुछ किया ही नहीं, कश्मीरी युवकों के लिए कुछ किया ही नहीं, कोई रोजगार के साधन जुटाए नहीं। तो आज उनको लगता है कि कहीं चुनाव हो गए अगर मार्च में, तो वो तो जिंदगी भर के लिए बेरोजगार हो गए। बौखलाहट असली यही है कि परिसीमन दोबारा हो रहा है कश्मीर का, परिसीमन के ऑर्डर हो गए, आयोग गठित हो गया, उसकी रिपोर्ट आने वाली है, और उस परिसीमन में कुछ सीटें जम्मू की बढ़ाई गई हैं। अब उनको लगता है कि वहां तो मूल धारा में ग्राम पंचायतों को खड़ा कर दिया गया है, ग्राम पंचायत में ना कांग्रेस आई, ना वहां एनसी आई, ना वहां जो है महबूबा मुफ्ती की पार्टी आई। इनको लगता है कि अब तो जनता जागरूक हो गई है, ये मोदी जी ने आम जनता के हाथ में ताकत दे दी, ग्राम सभाओं को मजबूत कर दिया, केंद्र से पैसा चल रहा है, सीधा ग्राम सभा को मिल रहा है, ये बीच के दलाल खत्म हो गए। इनको लगता है जो ऐशो आराम जिंदगी भर करी वो तो खत्म हो रही है, और इसलिए पेट में दर्द है। और इसलिए आपको बताऊं, महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो, इन हिंदुओं की हत्या पर घड़ियाली आंसू बहाने के लिए बैठते हैं, ये ट्वीट करते हैं और कहना नहीं भूलते कि ये मोदी जी ने कर दिया है, मोदी जी चुनाव के लिए कर रहे हैं। तो क्या आतंकवादी मोदी ने भेजे हैं? मोदी तो केंद्र में है, उनकी नीति के कारण इन आतंकवादियों को चुग चुग कर मारा जा रहा है, एक एक को चुग चुग कर मारा जा रहा है। लेकिन ये प्रॉब्लम, ये नेताओं को ये समस्या लगती है कि आतंकवादी कैसे मर जाएंगे, और अगर मर गए तो ये तो समस्या खत्म हो गई, और अगर समस्या खत्म हो गई तो इनका जो रोजी रोटी चल रही थी आतंकवाद के नाम पर, ये उनकी पैरवी करते थे, उनके वकील बनकर खड़े होते थे, ये कैसे चलेगा? इनको फंडिंग कहां से होगी? और इसलिए ये प्रॉब्लम में है। लेकिन मुद्दा यह है कि इस देश में जिस तरह का नैरेटिव सेट किया गया देश की आजादी के बाद, कश्मीरियत है, जमहूरियत है, उसके नाम पर ये देश में 70 साल शासन करते रहे। कश्मीर के अंदर 70 साल शासन करने वाले, जमहूरियत की बात करने वाले, कश्मीरियत की बात करने वाले आज कहां है? वो क्यों नहीं कहते कि ये जो आतंकवाद है इसको सरकार अच्छे से खत्म कर रही है? लोकल लोगों को आह्वान करें कि जिनके घरों में वो आतंकवादी छुपते हैं, जिनको भी जानकारी है, वो उस जानकारी को पुलिस को दें। आखिरकार ये जो घटना हो रही है, कश्मीर के लोकल लोग बता रहे हैं कि वहां पुलिस की जो ये फेलियर है, इसके कारण से इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर में अगर कश्मीरी पंडित वापस आएंगे, अपनी जमीन वापस लेंगे, अपने खेत वापस लेंगे, अपनी दुकान वापस लेंगे, जैसा कि मोदी सरकार ने ऑर्डर किए हैं, तो हम उनको इसी तरह मारेंगे। एक दहशत फैलाने की कोशिश की है जिससे कि ये लोग वापस ना आए। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है मोदी के पास, सेना है, फिर से लगाओ, फिर से इनको देखो। और दूसरी बात, मैं तो कहता हूं पूरे देश के लिए खुला कर दो, वहां पूर्व सैनिकों को बसाओ, सबको एक एक राइफल उनको दे दो लाइसेंस, और देखें फिर कि वहां जमहूरियत और कश्मीरियत के नाम पे बेवकूफ बनाने वाले, इस देश के हिंदुओं को ठक्कर और वहां से विस्थापित करने वाले, फिर क्या होता है उनका। आज हम देख रहे हैं कि इस देश में एक
एक अलग तरह का एक नैरेटिव सेट हुआ है। एक भीड़ एक गाड़ी के ड्राइवर को, गरीब गाड़ी के ड्राइवर को पीट पीट कर मार दे रही है। उसके पक्ष में कोई नहीं बोल रहा है कि लिंचिंग हुई है, एक गरीब को मारा गया है, जिन्होंने मारा वो खालिस्तानी टी शर्ट पहने थे, उसके बारे में बात हो। कौन थे वो खालिस्तानी टी शर्ट पहने हुए, कौन थे वो इस तरह के लोग, और जो आतंक का समर्थन करते हैं, किन्होंने ये लिंचिंग की, उस पर बात नहीं होगी, लेकिन अखलाक पे बात होगी। किसी को डिफाइन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो सेलेक्टिव चीज है, ये सेलेक्टिव राजनीति है, ये बहुत भयंकर है कि आप आतंकवादी संगठन खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों के पक्ष में बयान देंगे, उनके साथ खड़े होंगे, उनके घरों में जाकर फोटो शूट कराएंगे, उनको गले से लगाएंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम तो उनके साथ हैं जो खालिस्तानियों की टी शर्ट पहने हुए थे, हम तो उस पक्ष के साथ हैं। हालांकि जिन घरों के लोगों की मौत हुई है उनका कोई शायद उनसे लेना देना नहीं है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा क्योंकि अभी जांच चल रही है। लेकिन इसको क्या ये जो कांग्रेसी हैं, जो समाजवादी हैं और कांग्रेस की पूरी रैली का रेला, सारे नेता पिकनिक स्पॉट बना रहे हैं लखीमपुर को, क्यों जा रहे हैं वहां केवल एक पक्ष के पास? वो जो 4 कार्यकर्ताओं की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, जो लिंचिंग हुई, उसमें एक तो ड्राइवर था, एक पत्रकार था, उसके घर क्यों नहीं जाओगे? और फिर बेशर्मी देखिए कि वहां जाएंगे, कश्मीर पर नहीं बोलेंगे। आपको दलित की राजनीति करनी है, दलितों की वोट लेनी है, इंदिरा गांधी ने भी करा था। 77 के बाद जब इंदिरा गांधी हार गई, उसके बाद 75 की इमरजेंसी के बाद 77 में हारी, उसके बाद चिंता हुई तो इंदिरा गांधी ने भी यही तो किया जो आज कांग्रेसी कर रहे हैं। बिहार में हाथी पे बैठकर दलितों की मसीहा बनने की ड्रामे जो करे, उसके बाद उनका रिजल्ट मिला, 3 साल बाद वो सत्ता में आ गई। वही लगता है कांग्रेसियों को कि इसी तरह नकली ड्रामे करो और दलितों को मूर्ख बनाकर आप उनकी वोट लेने की कोशिश करो। तो आज का दलित जागा है, तो वो पूछ रहा है, मेरे बहुत सारे मित्र हैं ये पूछ रहे हैं कि दलित में फर्क कैसे? एक दलित उत्तर प्रदेश में मारा जाता है तो सारे कांग्रेसी, समाजवादी, रावण, चंद्रशेखर उर्फ रावण, ये सब जाकर वहां जाने की कोशिश करते हैं, फोटो शूट कराते हैं। और एक कश्मीर में मारा जाता है दलित, उसके ऊपर कोई नहीं बोलता। कांग्रेस शासित राज्य में कहीं मारा जाए, उस पर कोई नहीं बोलता। वहां कोई नहीं जाएगा, वहां कोई कोर्ट नहीं सत्य संज्ञान लेगी, वहां कोई जज जाने की कोशिश नहीं करेगा। क्यों? क्या अपराध बीजेपी शासित राज्यों में अपराध है? बीजेपी का जहां शासन नहीं है उन राज्यों में अपराध नहीं है? वहां की लिंचिंग नहीं है? वहां किसान नहीं है? वहां किसानों के ऊपर लाठी चलाना आजादी है? क्या इस देश में कोई अगर जीप ने टक्कर मारी, जो कि गलत है, लेकिन क्या उस जीप के अंदर बैठे हुए ड्राइवर समेत सवारियों को भी मार दो? कैसे उसको जायज ठहराया जा सकता है? राकेश टिकैत जैसे लोग कहते हैं हाँ ठीक ही तो हुआ, उन्होंने जीप चढ़ा दी, उन्होंने मार दिया, तो इसका मतलब यहां पुलिस, थाना, कचहरी, जज सब हटा दो, फैसला ऑन द स्पॉट। बस से टक्कर हो जाए तो उसकी सवारी जितनी बैठी है सबको मार दो। क्या ये चलाना चाहते हैं इस देश में? ये तालिबानी राज करना चाहते हैं क्या इस देश में? ये क्या चल रहा है इस देश में? कोई कश्मीर पर नहीं बोल रहा है, कोई कश्मीर के उन हिंदुओं के विस्थापित के बाद आज जब उनका पुनर्वास की योजना चल रही है, इसको लेकर कोई नहीं बोल रहा। और राहुल गांधी कहता है धारा 370 गलत हटाई। महबूबा मुफ्ती बोलती है कि मोदी जी ने इस कश्मीर में बुरा हाल कर दिया है चुनाव के लिए। ये चुनाव के लिए हो रहा है कि आप किसी की जिंदगी और मौत को चुनाव से जोड़कर देख रही हो, तो इसका मतलब आपके दिमाग में चल रहा है और आप एक नैरेटिव सेट करना चाहती हो। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं, माखनलाल बिट्टू जो कि पंडित थे कश्मीरी, जब वो मार दिए गए, आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी, उनकी बेटी ने जवाब दे दिया है कि आप कश्मीरी पंडित को मार सकते हो, उनको डरा नहीं सकते। कश्मीरी पंडित को आपने इंसान को मारा, एक बॉडी को मारा है, पंडित को खत्म नहीं कर सकते। तो बेटी के हौसले को सलाम है, जज्बे को उसको मेरे प्रणाम है। और आपको बता दूं, इसी तरह अब कश्मीरी पंडित जब उनकी जमीन, जब उनका मकान, जब उनके खेत, जब उनके बाग वहां है, उनको सरकार बसाएगी, तो पहले से सोचा तो होगा ही निश्चित रूप से। इसका एक ही इलाज है, आपको बता दूं कि जितने कश्मीरी पंडित बसाए जाएं, उनकी सुरक्षा भी हो और उन सबको रिवॉल्वर, राइफल बढ़िया वाली उनको लाइसेंस दे दें, सरकार की तरफ से उनको मुहैया कराई जाए। लाइसेंस दे दो,
आत्मरक्षा भी करेंगे, देश रक्षा भी करेंगे। गद्दारों को मारने का एक ही तरीका है, जो कश्मीर के अंदर आतंक परस्त लोग बैठे हुए हैं, कश्मीर के पिट्ठू बैठे हुए हैं, जो वहां बॉर्डर पार से हथियार आते हैं, उनको लेकर मारा और भाग गए बुज़दिलों की तरह। उनको खोज खोज कर निकाल मारने के लिए जब तक लोकल लेवल पर ऐसे लोग नहीं खड़े होंगे जो जिनके अंदर देशभक्ति का जज्बा हो, ये गद्दार, ये आस्तीन के सांप, ये मारे नहीं जा सकते। इनको मारना बहुत जरूरी है। लेकिन आप बताऊं, जो ये धारा 370 को बार बार टारगेट कर रहे हैं, इनके मंसूबे यही हैं कि ये धारा 370 पर सवाल उठाएं, जो कि दोबारा बहाल तो होनी ही नहीं है। लेकिन आप देखें कि कांग्रेसी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, ये तो अपने बयान में बोलते हैं जब हमारी सरकार आएगी तो हम धारा 370 दोबारा लागू करेंगे। इसका मतलब जो 70 साल देश को तोड़कर रखने का काम ये धारा 370 से किया कि पूरे कश्मीर को इस पूरे भारत से अलग थलग करने की कोशिश की गई, एक विशेष दर्जा देकर, कभी मेन स्ट्रीम में मिलने नहीं दिया। ये मंसूबे हैं इन विपक्षों के कि ये इसको जारी रखेंगे अगर ये सत्ता में आए। और इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि सत्ता में ये बिल्कुल आने नहीं चाहिए जो लोग धारा 370 को वापसी लाने की बात कर रहे हैं। अब ये देश तय करेगा, ये चुनाव तय करेगा, लेकिन उसके पहले की जो हिंसा हो रही है, इस हिंसा ने इतना बता दिया। आपको बताऊं, अभी यूएन में मुद्दा उठा रहा था पाकिस्तान, हमेशा मुंह की खाता है, इस बार भी मुंह की खाई है। लेकिन आपको बता दूं, पाकिस्तान के ये मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। जैसे विरोधी या आतंकवादी कहते थे, ये इस देश में तय है कि आप एक देशभक्त को मारोगे, 1 लाख देशभक्त यहां खड़े होंगे। कितने मारोगे? मोदी जी तो तब गए थे जब आतंकवाद चरम पर था। तिरंगा लाल चौक पर फहराने के अभियान में जब मोदी जी तब जा सकते हैं, तो अब मोदी जी के करोड़ों अनुयायी इस देश में हैं जो लाल चौक पे तिरंगा लहराना भी जानते हैं, लहराने का जज्बा भी रखते हैं और सीना चौड़ा करके आतंक के सामने मुकाबला करना भी जानते हैं। तो आज ये कांग्रेस की चाल कामयाब नहीं होगी। जिस तरह से वो लोगों को भटकाकर फिर से सत्ता प्राप्त करना चाहती है, कोशिश कर रहे हैं इंदिरा गांधी के ट्रेंड पर पोते पोतियां चलने की, लेकिन देखते हैं कितना कामयाब होता है। अब इस देश की जनता समझती है। और कश्मीर पर देखते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कब उस दलित गरीब के घर जाते हैं, ये देखना होगा। वंदे मातरम।